काली देवरानी लाई दहेज में एसी। अंजना अपनी 3 बहू की शादी करती है और तीनों ही गृह प्रवेश के लिए दरवाजे के पास खड़ी होती हैं। चलो बहू घर में आ जाओ। अंजना की तीनों बहू घर के अंदर आती हैं, लेकिन उसकी 3 बहू में से एक बहू का रंग काला होता है और वो बहुत ही ज्यादा घमंडी भी होती है। हे भगवान, देखो तो सही कितनी गर्मी है इस घर के अंदर। इतनी गर्मी में रहूंगी समझ ही नहीं आता। अरे अच्छा हुआ दहेज में एसी लेकर आई हूँ, वरना गर्मी के अंदर मरना पड़ता। अरे बहू तुम नाराज क्यों होती हो? मैं अभी लाला को बुलवा देती हूँ। अरे बेटा जल्दी जा, देख हमारी बहू कितने पसीने में भीगी हुई है। अरे लाला आएगा तो जल्दी से उसके कमरे में एसी लगा देगा, फिर मेरी प्यारी बहू एसी की आराम से हवा खाएगी। अंजना की बहू काव्या बहुत ही ज्यादा नखरे दिखाती है, तो वहीं बेचारी उसकी दोनों गोरी बहू अपने दहेज में टेबल फैन और कूलर लेकर आती हैं, लेकिन फिर भी अंजना उनकी कोई वैल्यू नहीं रखती। तुम दोनों क्या मेरी शक्ल देख रही हो? जाओ जाकर अंदर बैठ जाओ। लाइट नहीं है तो तुम्हें हाथ का पंखा मिल जाएगा, उसी से अपनी थोड़ी सी हवा कर लेना। लाला के आने के बाद तुम्हारे पंखे वगैरह भी तुम्हारे कमरे में लगवा दूंगी। ऐसा कहने के बाद अंजना अपनी बहू काव्या को प्यार से उसके कमरे में लेकर जाती है। कुछ देर में लाला आ जाता है और वो काव्या के कमरे में एसी फिट कर देता है। घर में जनरेटर भी था, लेकिन अंजना उस जनरेटर का इस्तेमाल केवल काव्या के एसी के लिए ही किया करती थी। अगर जनरेटर से बाकी की चीजें ऑन करी तो एसी नहीं चल पाएगा और मेरी बहू नाराज हो जाएगी। अरे लाला सुन, एक काम कर, जनरेटर का कनेक्शन केवल मेरी बहू काव्या के कमरे में ही देना। अंजना जनरेटर का कनेक्शन काव्या के कमरे में करवा देती है, जिससे काव्या बहुत खुश होती है। अरे वाह माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा किया। चलो गर्मी में तो नहीं मरना पड़ेगा। वैसे मैं आपके लिए ना कुछ साड़ियाँ लेकर आई थी, चलो आपको दिखा देती हूँ। बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ हैं। अंजना लालच में आकर काव्या के पास चली जाती है, जहाँ काव्या उसे महंगी महंगी साड़ियाँ दे देती है। ये सब देखने के बाद सुप्रिया और शीतल एक दूसरे से कहती हैं, आखिर माँ जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? हम गरीब हैं और अपने दहेज में कूलर और पंखा ही लेकर आए हैं, तो इसका मतलब इस घर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी सास इतनी लालची होगी मैंने तो सोचा ही नहीं था। खैर अब कर भी क्या सकते हैं, हमें इस घर में कॉम्प्रोमाइज करते हुए जीना ही होगा। इसके अलावा तो हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं। हमारी शादी हो चुकी है, हम इस घर से जा भी नहीं सकते हैं कहीं। दोनों गरीब बहू अपनी काली देवरानी के आगे कुछ नहीं कर पाती। वहीं काव्या अपने एसी और दहेज में लेकर आने से घर के सभी सदस्यों को अपनी उंगलियों पर नचाने लगती है। मुझे तो बिल्कुल भी काम करना नहीं आता। मेरे घर में इतने नौकर चाकर थे कि सारे काम अपने आप किया करते थे। मेरे काम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अरे बहू तो तू टेंशन किस बात की लेती है? तुझे इस घर में काम करने की जरूरत ही क्या है? अरे तू अपने कमरे में रहे, एसी की हवा खा, इससे ज्यादा और तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों है ना, ये दोनों अपने आप घर के सारे काम कर लेंगे। लेकिन माँ जी इस घर में हम तीनों बहू एक समान है, तो इतना भेदभाव किस लिए? देखा तो सही कितनी जुबान चल रही है। अरे इस कैंची जैसी जुबान को अपने मुंह के अंदर ही रख, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा जाकर घर के काम कर, जरा भी शर्म नहीं है अपनी सास से जुबान जोड़ी कर रही है। अंजना के इतना कहते ही शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसके पीछे पीछे सुप्रिया आती है और उसे चुप कराते हुए कहती है, यही फर्क होता है अमीर और गरीब में। देखा ना, हमारे ससुराल में सभी लोग हमारी देवरानी का तो सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा सम्मान कोई नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ अलग सोचना चाहिए जिससे हम अपना अधिकार इस घर में पा सकें। सुप्रिया ऐसा कहकर शीतल के कान में कुछ खुसफुसाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस आइडिया से तो हम दोनों अपनी वैल्यू इस घर में वापस ला सकते हैं। दोनों गोरी बहू के दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा होता है, जिसकी कल्पना घर के किसी भी सदस्य को नहीं होती। देखते ही देखते 1-2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात के समय दोनों गोरी बहू घर के सभी सदस्यों के सोने के बाद छुपकर काव्या के कमरे में जाती हैं। बड़े आराम से सो रही है, लेकिन इसके बाद ये फिर कभी सो नहीं पाएगी। आज तो इसकी चैन की नींद का आखिरी दिन है। चलो अब समय बर्बाद मत करो, जो हमें करना है करके यहाँ से निकलते हैं। वो दोनों काव्या का दहेज में लाया हुआ एसी खराब कर देती हैं और वहाँ से अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। जिसके बाद आधी रात को अपने आप एसी बंद हो जाता है और काव्या को अचानक से गर्मी लगने लगती है। काव्या जोर जोर से चिल्लाती है, माँ जी, माँ जी, अरे कहाँ पर हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझसे ये गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं की जा रही है। बहुत गर्मी है। हाय हाय कितने पसीने आ रहे हैं मुझे। काव्या की बातें सुनते ही अंजना नींद से जागती है और काव्या के कमरे में पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों इतनी जोर से चिल्ला रही है? इतनी रात में क्या दिक्कत आ गई तुझे?
आप दिक्कत की बात कर रहे हो? दिक्कत ही दिक्कत है। देखो जरा, मेरा एसी भी नहीं चल रहा है। अब मैं रात भर कैसे सोऊंगी? जल्दी से लाला को बुलाओ और मेरा एसी ठीक करवाओ। देख बहू, इस समय तो लाला नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही सवेरा होगा मैं लाला को बुलाकर तेरा एसी ठीक करवा दूंगी। अब तू भी थोड़ी देर आराम कर और हमें भी आराम करने दे। ऐसा कहकर अंजना नींद में चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाती है। जैसे ही अगले दिन सवेरा होता है, अंजना लाला को बुलाती है, लेकिन एसी चेकआउट करने के बाद भी लाला अंजना से कहता है, ये एसी अब कभी नहीं चल सकता। इसके अंदर की सारी वायरिंग खराब हो चुकी है और अंदर बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ है। या तो अब आप नया एसी खरीद लो या फिर इसे किसी बड़े सर्विस सेंटर पर लेकर जाओ। ऐसा कहकर लाला वहां से चला जाता है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी काव्या का एसी ठीक नहीं हो पाता, जिसके चलते उसे अच्छी कड़ी गर्मी का एहसास हो जाता है और वो गर्मी से बचने के लिए कभी शीतल के कमरे में जाकर बैठती तो कभी सुप्रिया के कमरे में। अपना ये हाल देखकर उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है, जिसके चलते वो अपनी जेठानियों से कहती है, मैंने कुछ ज्यादा ही आप सभी के ऊपर हुक्म चलाए और बहुत बुरा भला भी कहा। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं दहेज में एसी लेकर आई थी और वो बहुत जल्दी खराब भी हो गया। लेकिन देखो, आपके कमरे का पंखा और कूलर आराम से चल रहा है और आपने मुझे एक बार भी पंखे और कूलर को इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं किया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। तुम्हें ये तो समझ आया कि गरीबी में गुजारा कैसे किया जाता है। हम दोनों के लिए इतना ही काफी है। अब तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जब मन करे तुम यहाँ आकर हवा खा सकती हो, क्योंकि हमें तुम्हारे साथ अपने दहेज का सामान शेयर करने में कोई आपत्ति नहीं है। तीनों बहू में एकता देख अंजना बहुत खुश होती है, जिसके चलते वो कुछ दिन बाद काव्या का एसी ठीक करवा देती है। लेकिन अब काव्या का घमंड चूर चूर हो जाता है और वो घर के सभी लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वहीं अंजना भी अपनी तीनों बहू को एक समान रखने लगती है। जमुना दिन भर कड़ी धूप में भट्टी पर ईंट ढो रही होती है। तभी शाम ढल जाती है और सभी मजदूर घर जाने लगते हैं, मगर जमुना रात तक भरी गर्मी में भट्टी से उठ रहे भभके में ईंट बनाती है। तभी भट्टी का मालिक मनमोहन कहता है, अरे जमुना बहन, सभी मजदूर घर जा चुके हैं, तुमको घर नहीं जाना क्या? बस जा रही हूँ मालिक। ये लो तुम्हारी आज की दिहाड़ी। वैसे 100 आने सच कहता हूँ जमुना बहन, माँ हो तो तुम जैसी। सालों से देख रहा हूँ तुम्हें, हर दिन भूखी प्यासी एक सुबह भट्टी पर आकर रात तक काम करती हो। इतना मेहनत करके तुम थकती नहीं हो? मालिक, जब आकाश में उड़ने वाले पंछी पखेरू नन्ही चोंच से तिनका तिनका बटोर कर बिना थके घोंसला बनाते हैं, फिर ऊपर वाले ने तो मुझ गरीब बुढ़िया को हाथ पैर दिए हैं। बस अब तो बिटिया का ब्याह कर दूं, फिर चाहे मिट्टी उठ जाए। जमुना ने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी झेली थी। उसकी बेटी गौरी बहुत छोटी थी जब जमुना के पति का स्वर्गवास हो गया। ऐसे में उस गरीब माँ ने अपना पेट काटकर गौरी की परवरिश की। गौरी अपनी माँ की कठिनाइयों को अच्छे से समझती बुझती थी। माँ, आप आ गई। अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर हम दोनों माँ बेटी एक ही थाली में साथ खाएंगे। गौरी बेटा, तेरे लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। इसमें तेरे लिए सुंदर सी साड़ी है जो तुझ पर बहुत खिलेगी। कल यही पहनना। अगली सुबह एक बड़ी महंगी गाड़ी उस गरीब माँ के घर के आगे आकर रुकती है और कौशल्या अपने बेटे राघव के साथ उनके घर आती है। आइए आइए बहन जी, मुझ गरीब के घर में आपका स्वागत है। ये मेरी बेटी गौरी है। गौरी कौशल्या के पैर छूती है और फिर उन्हें चाय नाश्ता परोसती है। गौरी की सादगी और सुंदरता कौशल्या के मन में घर कर जाती है और वो कहती है, बहन जी, मुझे रिश्ता मंजूर है। आपकी गौरी में वो सारे गुण हैं जो मुझे अपनी बहू में चाहिए। ये सुनकर उस गरीब माँ की आंखों में खुशियों के आंसू भर आते हैं और कौशल्या के जाते जमुना अपनी बेटी गौरी को देखकर कहती है, पता है गौरी, मैं हमेशा सोचती थी कि कहीं मेरी गरीबी के कारण रिश्ते वाले मेरी बेटी को ठुकरा कर ना चले जाएं। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि मुझ गरीब के घर आंगन में बारात आएगी, मगर आज भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी बेटी का घर बस जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है और जमुना कर्ज लेकर शादी की तैयारी करती है और एक गरीब माँ की बेटी की शादी हो जाती है। और विदाई की बेला पर जमुना हाथ जोड़कर कहती है, समधन जी, समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा किन शब्दों में करूं। आपने मुझ गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर मुझ पर एहसान किया। समधन जी, आप चिंता ना करें, बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ।
इसके बाद गौरी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल चली आती है। गौरी का ससुराल बहुत ही बड़ा और आलीशान था, जहाँ कई सारे शानदार कमरे थे और बड़े से हॉल में सोफे, महंगे झूमर और कई एसी लगे हुए थे। भोला, आरती की थाली ले आना। अरे लाया मालकिन, ये लीजिए। कौशल्या अपनी बहू की आरती उतारकर गृह प्रवेश कराती है। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जा। जी माँ जी। बेटा, बहू को कमरे में ले जा। चलो गौरी। कमरे में आने के बाद राघव फ्रेश होने बाथरूम में चला जाता है और जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो गौरी को पसीने से तर हुआ देखकर कहता है, गौरी, तुम्हें कितनी गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर लेती। ये कहकर राघव एसी ऑन कर देता है। अगली सुबह गौरी नहा धोकर कमरे से बाहर आती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, नौकर चाकर के रहते तू क्यों खाना बनाकर गर्मी में परेशान होगी? जा आराम कर। गौरी का ससुराल हर सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। गौरी की जिंदगी खुशियों भरी बीत रही थी। वहीं दूसरी तरफ जमुना आज भी गरीबी में दिन काट रही थी। गुजरते दिन के साथ चिलचिलाती गर्मी पड़ने लगी। ऐसे में उस मजदूर माँ के लिए भट्टी पर काम करना अंगारों पर चलने जैसा बीतने लगा। अरे जमुना बहन, बड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही हो, सही से सोती नहीं हो क्या? मालिक, एक गरीब के लिए गर्मी का मौसम झेलना कहाँ आसान होता है। भीषण गर्मी के कारण पूरा घर गर्मी के भपके से भरा रहता है। ऐसे में क्या नींद आएगी? ऐसा कहकर गरीब माँ अपनी आंखों में भरे आंसुओं को छुपाते हुए भरी गर्मी में ईंट ढोने लगती है और भरी गर्मी में घर आकर चूल्हे पर खाना बनाती है। तभी तारा और कमला उसके घर आती हैं। अरे कैसी हो जमुना बहन? बाप रे, तुम्हारा घर तो एकदम भट्टी की तरह तप रहा है। एक एसी क्यों नहीं लगवा लेती? तारा, तू भी कैसी बातें कर रही है? अरे सारी जमा पूंजी तो इसने अपनी बेटी की शादी करने में लगा दिया और खुद इस टूटे फूटे गरीब से घर में अब गर्मी में घिसी पिटी जिंदगी जी रही है। और गौरी तो अपने अमीर ससुराल जाकर गरीब माँ को भूलकर एसी की ठंडी हवा में राज भोग रही है। और ये बेचारी यहाँ गर्मी में दिन गुजार रही है। एक बार पूछने भी नहीं आई माँ जी रही है या मर गई। दोनों ऐसा कह रही होती हैं, तभी दरवाजे पर खड़ी गौरी सब कुछ सुन लेती है। गौरी बेटी, तू कब आई? अपनी ससुराल की ठाठ दिखाने आई है। अच्छा जमुना, हम चलते हैं। हाँ। गौरी अपनी माँ को देखने लगती है। जमुना का सारा शरीर लाल फोड़े फुंसी से भरा हुआ होता है और गर्मी के कारण जगह जगह घाव देखकर गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ, ये क्या हालत बना ली है आपने? मुझे अमीर घर में भेजकर खुद कितना कुछ सह रही हैं आप। अरे तू मेरी छोड़, मैं ठीक हूँ। तू कितने दिनों बाद अपनी माँ के घर आई है। आ बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। ठहरो माँ, अंदर आ जाइए भैया। गौरी के इतना कहते ही एक व्यक्ति एसी का बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आता है। बेटी, इसमें क्या है? इसमें एसी है माँ। माफ कर देना माँ, आने में जरा सी देरी हो गई। आप सालों से मेरे लिए मौसम की मार झेल रही हैं। न बरसात देखा, न ठंड की ठिठुरन और न आग जैसी गर्मी। मगर अब बस, मेरी गरीब माँ को और गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। भैया, ये एसी यहाँ सेट कर दीजिए। थोड़ी ही देर में एसी सेट हो जाती है, जिसके बाद गौरी एसी ऑन कर देती है, जिससे कमरे की गर्माहट ठंडक में ढलने लगती है। माँ, अब आप एसी की हवा में आराम से बैठिए। आज आपकी बेटी अपने हाथों से आपको खाना बनाकर खिलाएगी। ऐसा कहकर गौरी अपनी गरीब माँ को गर्मी से बचाने के लिए खुद चूल्हा फूंक कर खाना बनाकर उसे खिलाती है। एसी की ठंडी हवा में उस गरीब के घर में गर्मी का बुरा एहसास मिट जाता है और खाना खाने के तुरंत बाद गरीब जमुना गहरी नींद से ऊँघने लगती है। माँ, आप सो जाइए, आपको नींद आ रही है। मैं जानती हूँ गर्मी के कारण आप कई रातों से सोई नहीं। एसी की ठंडी हवा में कई रात जागकर काटने के बाद वो गरीब माँ सुकून भरी नींद सोती है। गौरी सारी रात जागकर अपनी माँ के पैर दबाती है। अगली सुबह। गौरी, ये क्या बेटी, तू रात को मेरे पैरों के पास ही सो गई? माँ, आप उठ गई? माँ देखिए, एसी की ठंडी हवा में आपकी घमौरियां मिट गई हैं। अच्छा बेटी, तू आराम कर, मैं काम पर जा रही हूँ। मलबे का काम चल रहा है, आज बहुत ज्यादा ईंट ढोना है। नहीं माँ, आपको उस भट्टी पर जाने की जरूरत नहीं है। माँ, ये कुछ पैसे हैं, इसे आप एक राशन की दुकान खोल लो ताकि आप बैठे बैठे खाने के लिए कमा लोगी। ये मत समझना कि ये पैसे देकर मैं आपकी खुददारी को खरीद रही हूँ। आपने अपना फर्ज पूरा किया है, अब इस बेटी की बारी है। इसके बाद जमुना अपनी बेटी से पैसे लेकर घर के बाहर परचून की दुकान खोल लेती है।
और अपने ससुराल लौटते वक्त गौरी अपनी गरीब माँ को चूल्हे के धुएं से बचाने के लिए गैस सिलेंडर देती है। इसकी क्या जरूरत थी बेटी, अपनी गरीब माँ को गर्मी से बचाने के लिए पहले ही तूने ये महंगी एसी लाकर दी है। पता है गांव जमाना कह रहा था कि तू बदल जाएगी, मगर इस गरीब माँ का दिल जानता था कि तू नहीं बदलेगी मेरी बेटी। माँ, ये बेटी अपनी गरीब माँ के उपकारों को मरते दम तक नहीं भूल सकती, तो बदलना तो बड़ी दूर की बात है। चलती हूँ माँ, आप अपना ख्याल रखना। अपनी गरीब माँ के प्रति बेटी का फर्ज पूरा करके गौरी गाड़ी में बैठकर ससुराल लौट आती है। वहीं जमुना को अब गर्मी में नहीं रहना पड़ता, न उसे मुड़कर भट्टी पर भरी गर्मी में ईंट ढोना पड़ता, क्योंकि उस गरीब माँ के घर में एसी जो था। एक गरीब माँ अपने बच्चे को अपने खून से सींचकर 9 महीने गर्भ में ढोकर उसे जन्म देकर हजारों परिश्रम करके पाल पोस कर बड़ा करती, फिर क्यों आखिर में वही औलाद अपने फर्ज से पीछे हट जाती है।